प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए सेकंड ईयर विश्व इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है राष्ट्रसंघ का जन्म, उसका उद्देश्य और असफलता के कारण। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और वर्साय संधि के बाद 10 जनवरी सन 1920 को राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ। 8 जनवरी 1918 को जब वुडरो विल्सन ने अपने न्यायोचित आधार पर जर्मनी के समक्ष अपने फॉर्मूले रखे, तो उसका जो अंतिम सूत्र था वो था राष्ट्रसंघ का निर्माण। शांति के निर्माण की एक परिकल्पना थी। पेरिस के शांति सम्मेलन में जब वुडरो विल्सन स्वयं भाग लेने पहुंचे तो उसने स्पष्ट कर दिया था कि वह राष्ट्रसंघ को सर्वाधिक महत्व देता है। राष्ट्रसंघ की 26 धाराएं रखी गई और ये वर्साय की संधि का एक अंग मात्र था। इन 26 धाराओं में राष्ट्रसंघ की कार्य प्रणाली से लेकर उसके गठन की सारी प्रक्रिया मौजूद थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में रखा गया। राष्ट्रसंघ के 3 अंग थे: सभा, परिषद और सचिवालय। और इसके 2 स्वायत्त अंग भी थे: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हॉलैंड के हेग नगर में और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। सभा राष्ट्रसंघ की प्रतिनिधि संस्था थी। राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य इसके सदस्य थे। प्रति राज्य इसमें 3 प्रतिनिधि भेज सकता था, किंतु सबको एक ही मत देने का अधिकार था। इसका अधिवेशन प्रति माह सितंबर माह में राष्ट्रसंघ के मुख्यालय जिनेवा में होता था। सभा का प्रथम अधिवेशन जो होता था वो 15 नवंबर सन 1920 को हुआ और सभा का अंतिम अधिवेशन अप्रैल 1946 को संपन्न हुआ। अंतिम इसलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ को समाप्त कर उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, और उसे और बेहतर बनाया गया। सच्चे मन से संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण विश्व शांति के लिए किया गया। जो अधिकार राष्ट्रसंघ के पास नहीं थे वो भी दिए गए। इसको रक्षा संबंधी अधिकारों से सुसज्जित किया गया। जो राष्ट्रसंघ का जन्मदाता तो था और उसमें शामिल नहीं था, वो था अमेरिका। सभा शांति को प्रभावित करने वाले किसी भी विषय पर विचार कर सकती थी। परिषद के अस्थायी सदस्य एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन सभा ही करती थी। अब है अगला अंग दूसरा, परिषद। राष्ट्रसंघ की परिषद में 5 स्थायी, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान। लेकिन अमेरिका इसका सदस्य नहीं बना, तो स्थायी सदस्यों की संख्या रह गई थी 4 और अस्थायी संख्या भी 4 थी। परिषद राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी के समान थी। प्रत्येक सदस्य को एक ही मत प्राप्त था। किसी भी राष्ट्र को वीटो अधिकार नहीं दिया गया। परिषद के मुख्य कार्य थे: सभा के प्रस्तावों को लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण निपटाना, निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करना तथा अधिदेशों के विवरणों को विचार करना। सभा अपने सभी परिषद कार्य समय से करती थी। इसमें किसी भी प्रकार के दुराव छिपा की गुंजाइश नहीं थी, परंतु आगे देखा गया कि यहाँ भी अपने अपने हितों का इस्तेमाल हुआ और अपने हितों को पूरा करने का मंच मात्र बना दिया। परंतु इस काल के अनुसार देखा जाए तो यह शांति के लिए एक कदम भर तो था। अगला अंग है सचिवालय। राष्ट्रसंघ के सचिवालय की स्थापना जिनेवा में की गई, जो राष्ट्रसंघ के दैनंदिन कार्य को बखूबी तरीके से कर सके। राष्ट्रसंघ के प्रथम महासचिव ब्रिटेन के सर जेम्स एरिक ड्यूमांड नियुक्त किए गए, जो अपने पद पर सन 1933 तक बने रहे। अगला है स्वायत्तशासी अंग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए राष्ट्रसंघ के स्वायत्त अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई और हेग में इसका स्थायी न्यायालय स्थापित किया गया। यह विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे सभा और परिषद को परामर्श देता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 11 रखी गई, परंतु 1931 में बढ़ाकर इसको 15 कर दी गई। इसके न्यायाधीशों का निर्वाचन सभा 9 वर्ष के लिए करती थी। न्यायाधीश अपने सभी फैसले बहुमत के आधार पर करते थे। अगला अंग है स्वायत्तशासी ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। विश्व में श्रमिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा गया और इसके अलावा रूस में कम्युनिस्ट सरकार के बाद तो श्रमिकों की स्थिति के बारे में सोचने को मजबूर होना पड़ा। उस समय संपूर्ण विश्व में सभी श्रमिक संगठित हो रहे थे। वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे
कि उसकी स्थिति में सुधार हो और उसके लिए विश्व स्तर पर एक मंच होना आवश्यक था। इस संगठन में वे भी सदस्य बन सकते थे जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं थे। अब है राष्ट्र संघ के उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा और शांति व्यवस्था को प्रोत्साहन करना कि ताकि ऐसे विभत्स युद्ध की पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरा है राष्ट्रों के मध्य युद्ध को पूर्ण रूप से रोकना। प्रथम विश्व युद्ध के पहले ऐसा मंच होता तो कई राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक साथ बैठाया जा सकता था और इसका हल निकाला जा सकता था। तीसरा है राष्ट्रों में न्यायोचित और सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ाना। राष्ट्र संघ का उद्देश्य था कि एक राष्ट्र दूसरे का सम्मान करे, अपने संबंधों को मानवता के लिए मजबूत बनाए, आपसे सांप्रदायिकवादिता को खत्म करे। इसके कारण युद्ध की स्थिति बन जाती है, उसे टाला जा सके। चौथा है राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों तथा संधियों का सावधानीपूर्वक पालन करना। राष्ट्र संघ का यह पुनीत कर्तव्य था कि एक राष्ट्र अपने कर्तव्य का बखूबी पहचाने, जिससे विश्व में मानवता बची रहे, और साथ ही पेरिस सम्मेलन में जो संधियाँ की गई उसे भी सावधानीपूर्वक लागू कराने का सहयोग करे। राष्ट्र संघ के उद्देश्य कठिन थे पर वे स्थायी शांति के लिए आवश्यक थे। यदि इन्हें ईमानदारी से लागू किया जा सके तो शायद विश्व को ऐसे भयानक युद्धों से जूझना ना पड़े। अब है राष्ट्र संघ की उपलब्धियाँ। राष्ट्र संघ की जो राजनीतिक उपलब्धियाँ सफलताएँ थी 1920 से 46 के बीच अपने छोटे से कार्यकाल में विश्व में 70 से अधिक विवादों से पाला पड़ा, जिसमें आधे विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया, जहाँ इनकी बड़ी उपलब्धि थी। इस प्रकार कई ऐसे विवाद थे जो इनसे नहीं सुलझ पाए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र संघ के प्रशासकीय कार्य हुए। वर्साई के संधि के सार क्षेत्र का प्रशासन 15 वर्ष को लिए संयुक्त राष्ट्र को सौंपा गया। यह इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक आयोग का यह कार्य देखता था। इस कार्य में सीधा हित फ्रांस से जुड़ा था। फिर है संरक्षण व्यवस्था, मैंडेट प्रणाली। राष्ट्र संघ द्वारा अपनाई गई संरक्षण व्यवस्था को अधिदेश व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्र संघ पर यह दायित्व डाला गया कि वह पराजित राष्ट्रों, विशेषकर जर्मनी, इटली से छीने गए उपनिवेशों के कल्याण, उन्नति व विकास के लिए व्यवस्था करे। अगली उपलब्धि है सामाजिक क्षेत्र में सफलताएं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए स्थिति सुधार किया और मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किया। दास प्रथा व बेगार प्रथा को समाप्त किया। लीबिया में दास प्रथा का उन्मूलन किया। युद्धबंदियों को छुड़ाने व उन्हें घर वापसी की दिशा में राष्ट्र संघ ने सराहनीय कार्य किया। नारी कल्याण के लिए भी कार्य किया। और अगला है उपलब्धि आर्थिक सफलताएं, जिसमें राष्ट्र संघ ने अपनी समितियां नियुक्त की, जिसके माध्यम से तथ्य और आंकड़े एकत्रित किए। 1923 में विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विश्व संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब अगला है राष्ट्र संघ की असफलताएं। राष्ट्र संघ राजनीतिक कार्यों में विशेष उन विवादों के संदर्भ में जो बड़े देशों से जुड़े थे वहाँ पर असफल रहा, जैसे विल्ना विवाद 1920-22, पोलैंड के समय विरुद्ध कॉर्फू विवाद 1923, मंसूरिया संकट 1931। जापान ने मंसूरिया, जो कि चीन का एक प्रांत था, पर आक्रमण करके उसे अधिकार में कर लिया। राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर सका। जर्मनी के हिटलर के नेतृत्व में वर्साई के संधि की धज्जियां उड़ा दी। फिर भी राष्ट्र संघ खामोश रहा। यदि चाहता तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता था। इस प्रकार 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने मिला लिया। चेकोस्लोवाकिया को ध्वस्त कर दिया। 1935 में इटली ने इथियोपिया पर अधिकार कर लिया। राष्ट्र संघ इटली के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठा सका। इस प्रकार सोवियत रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण किया 1939 में, तो फिनलैंड ने राष्ट्र संघ से सुरक्षा की मांग की, लेकिन रूस को राष्ट्र संघ से निष्कासित कर दिया, किंतु उसे फिनलैंड को कोई लाभ नहीं हुआ। राष्ट्र संघ असफल होने के कारण। राष्ट्र संघ की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि बड़ी राष्ट्र शक्तियाँ साथ हो, लेकिन इनकी स्वार्थपरता के कारण राष्ट्र संघ असफल रहा। राष्ट्र संघ यथास्थिति बनाए रखने का साधन था। प्रथम महायुद्ध के विजेता राष्ट्र पेरिस की शांति संधियों की गई व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। वे अपने मुआवजा प्राप्त करने के लिए राष्ट्र संघ का इस्तेमाल करते थे, इस कारण वो असफल रहा।
विजित राष्ट्रों को राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाया गया, ये उसकी दूसरी बड़ी भूल थी। अमेरिका इससे जन्म देकर राष्ट्र संघ को उसका सदस्य नहीं बना। राष्ट्र संघ वर्साई की संधि का ये एक भाग था, इसलिए पराजित राष्ट्र इसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। शक्ति साधनों का अभाव। राष्ट्र संघ के पास कोई भी प्रस्तावों को क्रियान्वित के लिए शक्तियाँ संसाधनों का उल्लेख नहीं है और इनका अभाव था। इस कारण ये असफल रहा। फ्रांस व इंग्लैंड में संस्था के प्रकृति और उपयोगिता के बारे में मतभेद थे। संविधान का दोषपूर्ण होना, दोहरा मानदंड, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं करता, लेकिन छोटे राष्ट्रों पर मनमाने तरीके से निर्णय थोपता था। ऐसे अन्य कई कारण थे जो असफलता के कारण बने। आर्थिक राष्ट्रवाद, सदस्य राष्ट्रों के परस्पर विरोधी हित और उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। राष्ट्र संघ की असफलता में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण नीति भी काफ़ी जिम्मेदार थी। जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को हड़पा तो ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति बीच में आई, अन्यथा हिटलर की शक्ति को भी रोका जा सकता था। म्यूनिख का समर्पण सन 1938 तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। इस प्रकार कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के 2 दशक बाद भी दूसरा महायुद्ध प्रारंभ हो गया, जो राष्ट्र संघ को कमज़ोर साबित करने में काफ़ी था, परंतु यह भी कहा जा सकता है कि यह समाप्त होते होते अपनी उपयोगिता का प्रमाण भी दे दिया था। इस प्रकार इसी भावना के कारण ही भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संभव हुई थी। तो इसका जो खास स्मरणीय तथ्य है वो एक बार और रिवीजन करते हैं। 8 जनवरी सन 1918 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के अपने 14 सूत्री जो एक घोषणा पत्र था उसकी घोषणा की। 11 नवंबर सन 1918 को जर्मनी के आत्मसमर्पण युद्ध विराम संधि पर मित्र राष्ट्रों की ओर से मार्शल फोर्स ने हस्ताक्षर किए। पेरिस शांति सम्मेलन का अधिवेशन 18 जनवरी सन 1919 वर्साई के महल में आरंभ हुआ। 28 जून सन 1919 को मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से वर्साई की संधि की। यह संधि वर्साई के शीश महल में की गई, जो 1871 में विलियम केसर ने फ्रांस को हराने के बाद की गई संधि की पुनरावृत्ति थी। 10 जनवरी सन 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में रखा गया। पेरिस शांति सम्मेलन में टोटल 32 देशों को आमंत्रित किया। ये सभी मित्र राष्ट्र थे और उनके सहयोगी थे। इस प्रकार एजी वेल्स ने कहा, अगला विश्व युद्ध पॉलिस गलियारे के सवाल पर होगा। वर्साई की संधि के बारे में मार्शल फोर्स ने कहा, यह शांति संधि नहीं, यह 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम संधि है। इतिहासकार EH कार ने राष्ट्र संघ के असहाय होने के बारे में कहा, यूरोप के दरवाजे पर एक असहाय शिशु छोड़ दिया, जिसे देखने पर हर तरह से अटलांटिक पर उसके जन्म की याद दिलाता है। 1933 में जर्मनी और जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और 1937 में इटली ने भी इसे त्याग दिया। हिटलर ने सत्ता में आते ही वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में पुनः अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी और 1935 में राष्ट्र संघ ने जन्म संग्रह के आधार पर सार क्षेत्र का अधिकार जर्मनी को सौंप दिया। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में विलय कर लिया और साथ ही चेकोस्लोवाकिया पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार ये राष्ट्र संघ, जिसके 2 प्रकार के सदस्य थे, मौलिक और प्रविष्ट सदस्य। राष्ट्र संघ में 4 प्रविष्ट सदस्य थे, रूस, जर्मनी, मिस्र, हंगरी। इस प्रकार फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो ने विल्सन के 14 सूत्रों का उपवास करते हुए कहा था कि ईश्वर के तो 10 ही आदेश हैं, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति के 14 आदेश हैं। तो राष्ट्र संघ कुल मिलाकर 1920 में जन्मा और 1946 में ये समाप्त हुआ और इसने कई लगभग अच्छे कार्य किए, लेकिन अधिकतर मामलों में इनको असफलता हाथ लगी। इसलिए राष्ट्र संघ कमज़ोर हो गया, परंतु यह भी कहा जा सकता है कि समाप्त होते होते अपनी उपयोगिता का प्रमाण भी दे गया, जिसके फलस्वरूप 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण भली भांति हुआ, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म 24 अक्टूबर सन 1945 को
हो गया था और गुटों की सुरक्षा के बदले सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था, परंतु इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। राष्ट्रसंघ शायद अपने राजनीतिक कार्य में सफल नहीं हो सका, परंतु गैर राजनीतिक कार्य में इसकी उपलब्धि विशेष थी। इसकी सबसे बड़ी देन तो यह थी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया।